नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा पर शक्ति की उपासना की और उससे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और प्रभावित निस्तारण के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। सोमवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महान दिग्विजय स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया कि हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी और संतुष्टि परक निस्तारण किया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनी, इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में प्रबुद्ध वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत को पूर्वजों के संकल्पों, वर्तमान की आकांक्षाओं और भावी पीढ़ी के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में दिए गए आह्वान के अनुरूप 2047 तक एक विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए हर वर्ग को अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि यह समय स्वार्थी और विभाजनकारी राजनीति से ऊपर उठकर विकास को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का भी है। योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध वर्ग से आह्वान किया कि वे समाज को दिशा देने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं। जिस प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया से थी, आज उस प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में उस प्रदेश ने अपनी पहचान को बनाया है। 12,75,000 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज के दिन पर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 35 से 36 लाख करोड़ की होगी, लगभग 3 गुना की वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में 3 गुना की वृद्धि होने जा रही है। रोजगार के नए सृजन हुए हैं। केवल कृषि के क्षेत्र को ही नहीं लिया गया, कृषि को ही नहीं लिया गया, कृषि के साथ साथ परंपरागत उद्यम, ये एमएसएमई का बेस है। इन दोनों में समन्वय होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, रोजगार का सृजन होता है। कृषि लो इनकम ग्रोथ का सेक्टर है। रोजगार कम इनकम के साथ प्रारंभ होती है, लेकिन जैसे ही हम उसको एमएसएमई के साथ, इंडस्ट्री के साथ जोड़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी एक नई बूम आती है, एक नया सुधार आता है, मार्केट में सुधार आता है, रोजगार में लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी होती है। जो लोग भारत की अर्थव्यवस्था के विरोधी थे, उन्होंने भारत के एमएसएमई सेक्टर को समाप्त किया। आज जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया गया, आज परिणाम है वह तेजी के साथ आगे बढ़ा। आज इसमें 2 करोड़ लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में हमारे साथ है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया कि 5 लाख रुपए अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो राज्य सरकार अपनी ओर से उसको 5 लाख रुपए देगी। जीएसटी में अगर किसी व्यापारी के साथ घटना दुर्घटना होती है, हम 10 लाख रुपए उस व्यापारी को सुरक्षा कवर राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी सुरक्षा का कवच भी है, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी है, लेकिन उसको प्रोत्साहन करके एक ईमानदार उपभोक्ता के द्वारा जो टैक्स दिया गया, वह टैक्स वापस उसको प्राप्त होना चाहिए, राज्य सरकार के राजकोष में जाना चाहिए। यह भी उससे अपेक्षा है और उसी अपेक्षा के साथ जब ईमानदारी के साथ काम होता है तो उसके परिणाम भी होते हैं। यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के ठाणे और भिवंडी से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये फिलिस्तीन के गाजा में युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर क्राउड फंडिंग करने के बाद करोड़ों रुपए हड़प चुके हैं। तीनों के संपर्क में यूपी के कई जिलों के लोग भी थे जो क्राउड फंडिंग में मदद कर रहे थे। तीनों के पास से 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। एटीएस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लेकर पहुंची है। एटीएस को खुफिया सूचना मिली थी कि गाजा में युद्ध पीड़ित महिलाओं
बच्चों के लिए खाना, पानी, कपड़ा, दवाएं आदि के नाम पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आर्थिक मदद मांगी जा रही है। उन्होंने यूपी समेत देश भर से गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के लिए करोड़ों रुपए जमा किए हैं और बाद में इस रकम को गाजा न भेजकर हड़प ली है। इस सूचना पर एटीएस ने बीते अगस्त माह में भवेंडी निवासी मोहम्मद अयान, अबू सुफियान और ठाणे निवासी जैद नोटियार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। अदालत से तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेकर ठाणे के भिवंडी इलाके से तीनों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों से पूछताछ में पता चला कि वे सोशल मीडिया पर गाजा युद्ध पीड़ितों के लिए मार्मिक पोस्ट करते थे और तीनों आरोपियों को आज सोमवार को राजधानी स्थित एटीएस एनआईए की विशेष अदालत में पेश कर उन्हें रिमांड पर लिया गया है। श्री कृष्ण की लीला स्थली की रज का हर कोई दीवाना है। यहाँ एक और अनंत बरसता है तो दूसरी ओर आध्यात्म की बार रखती है। हर कोई यहाँ कुल पल रुकना चाहता है और बांके बिहारी की झलक पाने के लिए हर कोई आतुर रहता है। ऐसे में देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति भी इस इच्छा से अछूते नहीं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चौथी राष्ट्रपति हैं जो कि श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगी। 25 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा प्रस्तावित है। वे श्री बांके बिहारी के दर्शन करेंगी और वहीं निधिवन और सुदामा कुटी आश्रम में भी जाएंगी। राष्ट्रपति यहाँ भजन स्थली का लोकार्पण करेंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने वाली वे देश की चौथी राष्ट्रपति होंगी। इससे पूर्व 1957 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने श्री बांके बिहारी के दर्शन किए। 2014 में प्रणब मुखर्जी ने श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए आए और इसके बाद तीसरे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए और वहीं अब 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां दर्शन करने के लिए आएंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उनकी सुरक्षा के लिए अलग फोर्स तैनात की जाएगी। जीएसटी की नई दरें आज 22 सितंबर से लागू हो गई हैं। इससे सरकार ने 5 और 18% में ही स्लैब तय किए हैं और इसमें 2500 रुपए तक के जूता और कपड़ा सस्ता हो जाएगा। जूता पर करीब 10% और कपड़ों पर 7% दाम कम हो जाएंगे। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कच्चे माल के 34 प्रोडक्ट में से 19 पर भी जीएसटी कम हुई है और इससे 3% की कमी होगी। पहले 2500 रुपए कीमती कपड़े खरीदने पर 12% जीएसटी लगती थी। 5% स्लैब में आने से सीधे 7% दाम कम हो जाएंगे। आगरा में 1000 से अधिक रेडीमेड कपड़ा विक्रेता हैं और जीएसटी कम होने से अधिकांश आबादी को सीधा लाभ पहुंचेगा। इससे व्यापारी और ग्राहक दोनों को ही फायदा होगा। कच्चे माल भी सस्ते होंगे और इससे व्यापारी तेजी से बढ़ेगा और रोजगार भी विकसित होंगे। काशी आने वाले पर्यटकों के लिए खुशी की खबर है। 23 सितंबर से गंगा में नौका संचालन शुरू हो जाएगा। हालांकि सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक ही नौका संचालन की अनुमति मिली है। नाव की क्षमता के हिसाब से 50% ही पर्यटक बैठ आ सकेंगे। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 11 जुलाई से नाव संचालन पर प्रतिबंध लगा हुआ है और गांव में नाव और मोटर बोट संचालन को लेकर जल पुलिस परिसर में माझी समाज के अध्यक्ष, मोटरबोट मालिकों और निषाद समाज के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। तय हुआ कि 23 सितंबर से मोटरबोट का संचालन शुरू होगा और सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक नाव चलाई जाएगी। शाम 5:30 बजे तक सभी नाव घाट पर खड़ी हो जाएंगी और तब तक मोटरबोट की सर्विसिंग, रंगरोगन आदि कार्य पूरा कर लें। यह यात्रियों के चढ़ने उतरने वाले स्थान की साफ सफाई की जिम्मेदारी बोट मालिकों की होगी। फिलहाल किसी भी नाव को घाट पर गंगा आरती में लगाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 1 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। वहीं जल पुलिस प्रभारी शशि प्रताप सिंह ने हिदायत दी है कि निर्धारित क्षमता से 50% यात्रियों को ही नाव में बिठाकर बोटिंग कराएं। सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है और नशे की हालत में यदि किसी नाविक ने कोई भी यात्री को बिठाया तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर पानी के टैंकर से मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार 3 दोस्त बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। यहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों की पहचान गाजियाबाद की पंचवटी कॉलोनी निवासी स्वयं सागर, गाजीपुर जिले के गाँव खुदरा निवासी कोशो और बरेली जिले के सैटेलाइट कॉलोनी निवासी समर्थ पोंडेर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि यह हादसा बीटाजो थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के चूहड़पुर अंडरपास के निकट उस समय हुआ जब गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ये तीनों छात्र भोजन लेने के लिए मोटरसाइकिल से पूर्वांचल सोसाइटी के पास एक ढाबे पर जा रहे थे। तभी पेड़ों को पानी दे रहे एक टैंकर से उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई और पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। आगे की कार्रवाई जारी है। आज दिनांक
21/9/2025 को एक विश्वविद्यालय के 3 छात्र खाना खाने के लिए बुलेट मोटरसाइकिल से जा रहे थे। थाना बीटा 2 अंतर्गत चूहड़पुर अंडरपास के पास उनके आगे चल रहे पानी के टैंकर जो सड़क पे पौधों में छिड़काव करते हुए धीरे धीरे चल रहा था, उससे एक्सीडेंट हो गया। तीनों छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 छात्रों की मृत्यु हो गई। तीसरे छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, रेफर किया गया, वहां पे उसकी भी मृत्यु हो गई। तीनों छात्रों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोबाइल गेम खेलने वाला कक्षा 6ठी का छात्र यश लाखों रुपए हारने के बाद आत्महत्या कर चुका है। इस मामले में अब पुलिस ने कई अहम जानकारियां हासिल की हैं। जांच में पता चला है कि यश की बातचीत बिहार की 2 युवतियों से होती थी। यश के एक दोस्त ने पुलिस को उनमें से एक युवती का मोबाइल नंबर दिया है। पुलिस इस नंबर के आधार पर बिहार में जुड़े किसी गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जांच में यह भी पता चला कि 2 अलग-अलग बैंकों के खातों से कई बार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। पुलिस अब उन खाताधारकों की पहचान कर रही है जिनके खाते से पैसे आए हैं। यश के पिता के खाते में करीब 13 लाख रुपए थे जो उन्हें जमीन बेचकर जमा किए थे, और एक दिन जब यश के पिता बैंक गए और पासबुक अपडेट कराई तब उन्हें पता चला कि उनके खाते में जमा यह रकम गायब हो चुकी है। जब उन्होंने यश से बात की तो यश ने माना कि उसने यह पैसा ऑनलाइन गेम में हार लिया है, और यश के पिता ने इस बात पर उसे डांटा नहीं, लेकिन परिवार के लोग काम में इतने व्यस्त थे कि वे यश पर ध्यान नहीं दे पाए। घर में अकेला महसूस करते हुए यश ने अपने कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम यश ने कैसे और कहां गंवाई, और परिवार को इसका पता क्यों नहीं चला। दूसरा सवाल यह है कि क्या कक्षा 6ठी का बच्चा ऑनलाइन पैसे गंवाते हुए ट्रांजैक्शन मैसेज नहीं देख पाया, या परिवार वालों ने उन्हें जांचा ही नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।